कैप्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? हमने आपको शायद क्लास में कभी बोला होगा कि हम लोग लैटेंट हीट को लेके डिस्कस करते हैं। लैटेंट हीट को जब लेके डिस्कस करते हैं और उस वक्त भी मेनली इस क्लॉसियस कैप्रियन, कल हम लोग ने क्या देखा था? मैक्सवेल्स थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स याद करिए, कल देखा था। तो उस थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स में जब हम लोग दिखाए थे कैसे डबल डिफरेंशियल इक्वेशन करके कैसे हम लोग डिफरेंट कांस्टेंट्स वैल्यूज को कैलकुलेट करते दिखाया था ना। तो उसी में एक कांस्टेंट उसी डिफरेंशियल्स में आप देखिए एक वैल्यू आती है del s by del v t के साथ इज इक्वल टू del p by del t, del v by del t कांस्टेंट v के साथ, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशंस बन सकते हैं ना, कल हम लोगों ने देखा था कैसे बनते हैं। तो ये दोनों इक्वल हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली क्या लाना है हमें लाना है ऐसी सिचुएशन जिससे कि हम चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन उसके लैटेंट हीट से कर सकें, ठीक है। तो हम उस सिस्टम का डिफरेंट वैल्यूज निकाल देंगे। हम ये एक्चुअल में हम ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंशियल जब हम del p by del t करें, del p by del t करें तो हमें क्या क्वांटिटी मिले जो कि उसके लैटेंट हीट से रिलेटेड हो, जो कि उससे लैटेंट हीट से रिलेटेड हो। ओवरऑल क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन का अगर मैं ब्रॉडली बोलूं, आपका ध्यान मैं कहां पे आकर्षित करना चाहती हूं? मैं आपका ध्यान प्रेशर टेम्परेचर के रिलेशनशिप में आकर्षित करना चाहती हूं। क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन है ये प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन उसके लैटेंट हीट से होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि लैटेंट हीट एक्चुअली फेज चेंज का है। लैटेंट हीट क्या बोलता है? मेरा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा पर मैं फेज चेंज को डिस्कस करूंगा। क्यों? लैटेंट हीट क्या होता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml बोलते हैं। तो इसी लैटेंट हीट में हम del by del p by del t को निकालते हैं। अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये चीज को आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय t, तो क्या हो जाएगा? t del s by del v इज इक्वल टू t del p by del t। होगा कि नहीं बता? होगा ना? होगा। अब t del s को हम क्या कर सकते हैं? t क्यों कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी को हमने क्या किया? del q कर दिया, ठीक है। तो del q by del v इज इक्वल टू t del p by del t, ठीक है। p del p by del t। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि डेल्टा q by del v और t del p by del t इस चीज को हम क्या ला सकते हैं? लैटेंट हीट का वेरिएशन वॉल्यूम के साथ कर दे, लैटेंट हीट का वेरिएशन हम वॉल्यूम के साथ कर दे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? L ला दे, L ला दे। तो L by V2 minus V1, L by V2 minus V1 और यहाँ पे T del P by del T। कर सकते हैं ये चीज कि नहीं कर सकते? इसका मतलब क्या है कि हमने एक सिंपल सा रिलेशन इसके लिए कैलकुलेट किया है अपने लैटेंट हीट का प्रेशर के साथ। देखिए ये बहुत अच्छा रिलेशन है। डेल्टा P by डेल्टा T सिंपलीफाई कर देते हैं, L by T V2 minus V1। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, याद रखना, न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कर लोगे ना। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई? एक बात बताइए, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम ओवरऑल ये रिलेशनशिप का एनालिसिस करें, कंक्लूजन करें इस रिलेशनशिप का कंक्लूजन करें तो बताओ मेरे को क्या कंक्लूजन दे रहा है? मेरे को ये कंक्लूजन दे रहा है कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू से एक कोई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट चेंज कर रहा है वॉल्यूम इतने उसमें। तो मैं ये कह रही हूँ मतलब कि कांस्टेंट यानी आई एम जस्ट सेइंग दीज आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज एट द सेवरल पॉइंट्स। तो मैं ये कहूंगी कि आपका जो चेंज इन प्रेशर है वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं ना। when we are changing pressure of the system, actual में our temperature is also changing उस सिस्टम में, राइट। जहाँ पर हम किसको लेके अपना कंसर्न दिखा रहे हैं? लैटेंट हीट को लेके कंसर्न दिखा रहे हैं। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट के समय जैसे जैसे हम टी को इंक्रीज करते हैं वैसा हमारा टी भी इंक्रीज होता है एट बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये कहीं पे एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन पूछा था तो ध्यान रखना। और इसका हम लोग रिलेशन कैसे निकाल पाते हैं बताइए? क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन के कारण ही हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं हम टेम्परेचर में वेरिएशन देख रहे हैं। ये तो बॉइलिंग पॉइंट में केस हो गया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में केस में क्या होगा?
यहाँ पे मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगी। ये तो आपके बॉइलिंग पॉइंट में केस हो गया, लेकिन अब जब मेल्टिंग पॉइंट के केस में जाओगे ना, मेल्टिंग पॉइंट के केस में तो ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास दो किस्म के सब्सटेंस आते हैं। एक वैक्स का जो नॉर्मली हम प्राय देखते हैं, वैक्स टाइप के सिचुएशंस आते हैं, और एक हम वैक्स हो गया, विस्कस लिक्विड्स हो गए, जैसे कि आपका ग्लिसरीन वगैरह हो गया, ग्लिसरीन वगैरह वैक्स लिख लो, ग्लिसरीन लिख लो, ठीक है। एक होता है आपका आइस जैसा मटेरियल, पहली चीज। अब यहाँ पर दो चीजों का होता है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वॉल्यूम घट रहा है, और एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। सो वी हैव द इक्वेशन V2 माइनस V1। तो अगर मैं बोलूं कि V2 जो है V1 से बड़ा है, व्हेन आई एम चेंजिंग dP, मींस हम अगर dP को इंक्रीज करें तो dt भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर एक्सपेंशन जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब एक को तो बढ़ा रहा है, दूसरा घट रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आइस जैसी सिचुएशन में, आइस जैसी सिचुएशन में, और यही है आपका किससे रिजल्टेंट आता है। पहले बार हम लोग क्लॉसियस-कैप्रियन इक्वेशन से इसका कंक्लूजन निकालते हैं, और क्लॉसियस-कैप्रियन इक्वेशन कहाँ से आता है, मैक्सवेल्स पोटेंशियल से आता है। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये क्या बोल रहा है, यानी कि आइस में क्या बोल रहा है, आइस में कह रहा है कि मैं डीपी को जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ, मेरा डीटी जो है घट रहा है। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक मेल्टिंग पॉइंट पर एक बॉइलिंग पॉइंट। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस पहले के भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बट एनीहाउ वी विल डिस्कस इट अगेन फॉर योर सिलेबस, मतलब आप लोग के सिलेबस का जो पैटर्न है इस साल का 2024 का, उसके हिसाब से। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहता क्या है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अगर मैं ब्रॉडली देखूं उसको, तो वो करता है, कहता है कि मैं एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स है, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स आप सभी को पता है। तो मैं उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट्स क्या है उसको एनालाइज करने के, वो है हमारे माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो आई विल से कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसा मैकेनिक्स है जो कि आपको मैक्रोस्कोपिक को माइक्रोस्कोपिक से कनेक्ट करता है, पहले। अच्छा, इसमें मैंने जब हम लोग एंट्रोपी बता रहे थे तो मैं बताया था कि एक इक्वेशन जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन, वो इसको हम उसको अभी अच्छे से समझ गए। बट इन दैट आई विल से, क्योंकि हमारा कंसर्न थोड़ा कॉम्पिटिटिव पे होगा, ठीक है, तो हम लोग कंसर्न दिखाएंगे कि कंसेप्ट को ही ऐसे यूज करके जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें देखो, आप लोग को मैंने बताया था दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद करिए, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था जब हम ये कह रहे थे क्या कि सम आर डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंसी टर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने बोला था कि एक पार्ट डिपेंडेंट होता है, एक पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता है। जो पार्ट डिपेंडेंट नहीं होता है वो पॉइंट डिपेंडेंट होता है, फर्स्ट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करते हैं। तो सिमिलरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पर हम लोग मास को कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं मास को। तो जो आपके मास पर डिपेंड करता है, मतलब पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो आपके डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, जो आपके मास के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके एडिटिव किस्म की प्रॉपर्टीज को शो करता है। कैसी किस्म की प्रॉपर्टीज, एडिटिव, यानी कि जहां पर सम होता है, एडिटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या क्या हो गया, आपके मास पर एनर्जी डिपेंड करती है, आपकी वॉल्यूम डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करते हैं, तो ऑल दीज आर योर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या बोला, एनर्जी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल एन, ये सब आप लोग एमएस में पढ़ चुके हो, एंट्रोपी, दीज आर व्हाट, दीज आर योर पैरामीटर्स फॉर प्रॉपर्टीज फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों एडिटिव मतलब क्या है कि हम टोटल एनर्जी कैसे बोल देते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करते हैं ना, तो दीज आर योर एडिटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन जैसे ही आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वी आर डिपेंडेंट ऑन मास और वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास। क्या कह रहा है, इंटेंसिव कह रहा है कि मैं मास पर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो आपकी मास पर डिपेंड करती है। सो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज विल से इंडिपेंडेंट ऑन मास, मतलब मैं मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। मास पे क्या डिपेंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधी सी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग अभी देखे हैं, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा आपके इसके ऊपर। क्लियर है,
क्लियर है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, आपका टेम्परेचर, डेंसिटी, ठीक है। और याद रखना कि जब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो स्पेशल स्पेशल कंडीशंस में चेंज होते हैं। क्या होते हैं? मतलब स्पेशल कंडीशंस पे ये आपके काफी अच्छा वेरिएशंस शो करते हैं, ठीक है, जहाँ उन पैरामीटर्स को लेते हैं जो कि मास पर डिपेंड नहीं करते। सो हियर वी विल डिस्कस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव यानी कि मास इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव यानी कि मास डिपेंडेंट। अब देखो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी कि हमारी सिस्टम जो होगा, सिस्टम के जो पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हम लोग इसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जा रहे हैं, पार्टिकल्स होंगे तो वो डिफाइन कैसे होंगे? डिफाइन इन्हीं दोनों वेरिएबल से होंगे, यानी कि xi और pi। क्लियर है ना कि ये फेज स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं, फेज स्पेस को डिस्कस करें। याद करिए आप लोग हार्मोनिक ऑक्सीलेटर का फेज स्पेस ऐसा गोला सा बनाते थे, याद है ना? ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी क्लास में आपने बताया होगा, आपने पीछे नहीं बताया। दैट मींस आई एम सेइंग, आई एम डिफाइनिंग द स्पेस, डिफाइनिंग द फेज स्पेस। क्लियर है कि नहीं? तो देखो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप लोग कॉइन्स का देखते हो, हेड एंड टेल ऐसे करते हो, तो लिखो एक जगह पे माइक्रो एंड मैक्रो सिस्टम्स, और एक जगह लिखो मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम में इसमें जैसे माइक्रो और मैक्रो सिस्टम में आप मान लो कि कॉइन्स लिया है, कॉइन्स लिया है, कॉइन्स में क्या रहता है? हेड रहता है और टेल रहता है। कॉइन्स में क्या रहता है? हेड और टेल। जब आप एक बार सिक्के को उछालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी रहती है? या तो हेड की आएगी या तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मान लो मैंने दो प्रोबेबिलिटी रखी, हेड की प्रोबेबिलिटी बोली, हेड की प्रोबेबिलिटी बोली कि p है, और वो क्या आएगी? 50% आती है। मान लो मैंने टेल की प्रोबेबिलिटी बोली q है, प्रोबेबिलिटी बोली p और इसकी q है, तो ये q क्या हो जाएगा? 1/2। q क्या हो जाएगा? 1/2। अगर मैंने एक कॉइन लिया है, मान लो सपोज करो मैं एक कॉइन लिया है, तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 1, 2 to the power 1 यानी कि 2, यानी कि 2, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने आए? 2। नंबर ऑफ, यही क्या है? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, याद रखना। सिमिलरली अगर मान लो मैंने 2 कॉइन ले लिए, अगर मैंने 2 कॉइन ले लिए तो मैं 2 to the power क्या बोलूंगी? 4, 2 to the power 4। इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी 2 to the power 2 यानी कि 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गए, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गए, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने हो गए? 3 कॉइन ले लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 दैट मींस 8। 8 क्या है? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। 8 क्या है? टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसी को तुम लोग क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी जब मैथ्स में 12th में 10th में करते थे, सैंपल स्पेस कहते थे, सैंपल स्पेस कहते थे। So these your 2, 4, 8 these are number of microstates, number of microstates। सिस्टम क्या है? कभी सिस्टम हमारा 1 कॉइन का है, कभी सिस्टम हमारा 2 कॉइन का है, कभी सिस्टम हमारा 3 कॉइन का है। क्लियर है? अब जैसे ही हम इस चीज को बाइनोमियल थ्योरम में कहेंगे, बाइनोमियल वे में कहेंगे, तो हम क्या कहते हैं? जब हम इस सिस्टम को बाइनोमियल थ्योरम में कहते हैं, थ्योरम के फॉर्म में कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास p प्लस क्यू टू द पावर n है, p प्लस क्यू टू द पावर n टाइप का है, ठीक है। अब मैंने मान लो n की वैल्यू 1 कर दी, तो n की वैल्यू 1 कर दी, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू पावर 1 यानी कि p प्लस क्यू। अगर मैंने n की वैल्यू 2 कर दी तो p प्लस क्यू टू द पावर 2 दैट मींस क्या होगा? p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, p n की पावर 3, बताओ क्या हो जाएगा? p plus q to the power 3 that means how many terms I will get? Tell me, निकालो। 3p square q plus 3q square p और 8 p cube और 8 cube minus 3 plus in, ठीक है। so it gives you about p cube q cube plus 3p square q plus 3p q square। कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। दैट मींस कि हमारे पास n plus 1 टर्म्स आ रहे हैं, n plus 1 टर्म्स आ रहे हैं। n plus 1 टर्म्स आने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे उसके प्लस 1 टर्म्स आएंगे ना, मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जो सिस्टम बन रहा है, सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं? n। तो व्हाट आई एम सेइंग कि माइक्रोस्टेट्स कितने हैं? सिस्टम कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात, सिंपली
जब हम सिस्टम्स लेते हैं एंसेंबल थ्योरी में, तो आप क्या माइक्रोकेमिकल थ्योरी बोलते हो, केमिकल थ्योरी बोलते हो, यही सब तो बोला था आपने बस में। तो हम यहाँ पे मैक्रो, जब हम एन की वैल्यू 1 2 3 थोड़ा ना रहती है। अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग करते हैं तो एन की लार्ज वैल्यूज लेते हैं, तो 1 2 3 नहीं है ये। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, बट दीज आर द मैक्रो स्टेट्स, बहुत बड़े-बड़े स्टेट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम n+1 टर्म्स मिल रहे हैं, टर्म्स भी तो बड़े मिल रहे हैं ना हमें, तो दैट मींस आई विल से दीज आर 2 मैक्रो स्टेट्स, 2 मैक्रो स्टेट्स। इसमें कितने मैक्रो स्टेट्स मिले? 3 मैक्रो स्टेट्स। इसमें कितने स्टेट्स मिले? n की पावर 3 कर दी तो 3+1 यानी 4 मैक्रो स्टेट्स। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई ना? अब एंसेंबल थ्योरी में जब भी इसका पूछूंगी तुम लोग के क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, बोलेगा कि सिस्टम कोई सिस्टम में देगा, उसमें केमिकल एंसेंबल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका एनर्जी निकालो, इसका एंट्रोपी निकालो, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालो, कैसे निकालोगे? तो तुम्हें माइक्रो स्टेट्स पता होगा क्यों? क्योंकि माइक्रो स्टेट से ही हम पार्टीशन फंक्शन निकालते हैं, पार्टीशन फंक्शन से ही सारी चीजें निकलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना था? पार्टीशन फंक्शन निकालना। पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालेंगे? पार्टीशन फंक्शन हम बिना माइक्रो स्टेट्स जान के निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसको पढ़ाना है। क्लियर है ना? ये चीज एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि नहीं? ये क्या कह रहा है? यानी कि मैं पावर n पे चल रहा हूँ। मैं किस पे चल रहा हूँ? पावर n पे चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कॉइन है उसके 2 ही आउटपुट निकल सकते हैं, चाहे मैं उस सिस्टम में कितने भी पार्टिकल्स रखूं। ये 2 टू द पावर n की बात है। तो जब हम इन दोनों के एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो माइक्रो स्टेट्स है, माइक्रो स्टेट है, वो किसके बारे में बता रहा है? वो सिस्टम के अरेंजमेंट के बारे में बता रहा है। जबकि मैक्रो स्टेट किसके बारे में बता रहा है? मैक्रो स्टेट बता रहा है कि सिस्टम के बारे में बता रहा है। सिस्टम क्या है? समझ में आ गया? तो इस पे मैं एक चीज आपको बोलूंगी कि लिखो थोड़ा सा नोट बना के, नोट लिखिए कि ये वाला समझ में आ गया था, टू द पावर n कैसे चल रहा है और n+1 कैसे चल रहा है, वो बता रहा है। तो जो माइक्रो स्टेट्स होता है, माइक्रो स्टेट्स डिफाइंस और टेल्स the arrangement of the system। ठीक है, जबकि आपका मैक्रो स्टेट्स, ठीक है, मैक्रो स्टेट्स डिफाइन और टेल्स the specifications of the system। क्लियर है ना? बताओ, चाहे मैं डाइस ले लूं, चाहे मैं कॉइन ले लूं, चाहे मैं कुछ भी ले लूं, ये दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब जैसे तुम लोग, मैंने कॉइन का किया तो मुझे डाइस का दिखाओ, डाइस में क्या है? 6 आउटपुट्स है, कॉइन में 2 आउटपुट्स है, इसमें 6 आउटपुट्स है, तो 6 आउटपुट्स के हिसाब से इसका 6 टू पावर n हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? 2 आउटपुट का है तो 6 टू द पावर +1, ऐसा ही ना होगा? क्या मैक्रो वाला? मैक्रो 6 है इसमें। हाँ, 6 है तो उसमें 2 था तो p + q n+1 हो गया, तो इसमें 6 था। अब ये इसमें कितना था? इसमें आपके पास 2 आउटपुट थे, 2 आउटपुट थे, ठीक है, तो हमने क्या लिखा? सिंपली n+1 लिखा। अगर मेरे पास 3 आउटपुट होते ना तो मैं 2n+1 लिखती, अगर मेरे पास 4 आउटपुट होते तो मैं 3n+1 लिखती, अगर मेरे पास 6 आउटपुट है तो इसका मतलब मैं 5n+1 लिखूंगी। मतलब ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, जो n की कैपिटल N की वैल्यू होती है वो n-1 होती है। ये हमारा टोटल सिस्टम में टोटल आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम। याद रखना ये चीज, लिख लो, इस चीज को नोट बना के लिख लो। अब हेडिंग डालिए फेज स्पेस। अभी मैंने बोला था कि हम 2 वेरिएबल्स, अगर मुझे किसी सिस्टम को माइक्रो स्टेट के लिए किसी सिस्टम को डिफाइन करना तो मैं 2 वेरिएबल्स ले रही हूँ, क्या आंसर? पोजीशन और मोमेंटम। ठीक है, यानी कि मैं एक फेज स्पेस को डिफाइन कर रही हूँ, यानी कि हम एक फेज स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप एक फेज स्पेस होना, फेज स्पेस का रफली एक फेज स्पेस का डायग्राम होना जो कि ऐसे है और जो बहुत सारे माइक्रो स्टेट्स में डिफाइंड है। ठीक है, बहुत सारे, तो एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट्स को हम डेल एक्स और डेल पी से डिफाइन कर रहे हैं। किससे डिफाइन कर रहे हैं? डेल एक्स और डेल पी से डिफाइन कर रहे हैं। ये डेल एक्स इंटू डेल पी क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा। जब उसकी एरिया हो जाएगी तो मेरे पास 2 ही कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, पोजीशन एंड मोमेंटम। कोऑर्डिनेट्स क्या है? पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस, यानी कि हम पोजीशन और मोमेंटम स्पेस की बात करेंगे यहाँ। ठीक है, अच्छा, एरिया इतना हो गया। अब मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, तो उस एक पार्टिकल को हम एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट्स मत बोलना, इसको कोऑर्डिनेट्स नहीं कहना, इसको पोजीशन स्पेस में कहेंगे और मोमेंटम स्पेस में बात करेंगे।
ठीक है, जैसे कि हम लोग फोरियर एनालिसिस में आपका बात करते थे ना, फ्रीक्वेंसी स्पेस की बात करते थे ना ऐसे, तो इट इज जस्ट स्पेस मतलब कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब देखो जब मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, ठीक है। जब इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे तो इसका वॉल्यूम जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि x जो होगा वो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 हो जाएगा, और जो इसका p होगा वो p1 p2 p3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसकी जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम कहेंगे डेल्टा x1 इंटू डेल्टा p1 डेल्टा x2 इंटू डेल्टा p2 डेल्टा x3 इंटू डेल्टा p3 एंड आई विल से these are h। तो फाइनली हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे h क्यूब, हम क्या देखेंगे h क्यूब। अब मान लो मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं, तो हम कैसे करेंगे, एक चीज और है, यहाँ पर जब हम ये टोटल करेंगे, जैसे कि x के 3 है, p के 3 है, x के 3 है, p के 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अगर किसी सिस्टम को हम डिफाइन करेंगे, अगर सिस्टम को हम डिफाइन करें स्पेस में, तो इसका मतलब उसके कितने डायमेंशंस हो जाएंगे, 6 डायमेंशंस हो जाएंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशंस हो जाएगा आपके 6, यानी कि 3+। क्लियर है कि नहीं पता, ठीक है। अब मान लो मेरे पास पार्टिकल एक है और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम m है या f, ठीक है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, यानी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि x को जब डिफाइन करेंगे तो x1 x2 x3 करते करते xf तक जाएंगे, और जब हम p को डिफाइन करेंगे तो p1 p2 p3 करते करते pf तक जाएंगे कि नहीं। यानी कि मैं जब वॉल्यूम की बात करूंगी तो वॉल्यूम की बात कैसे करूंगी बताओ, डेल x1 डेल p1 डेल x2 डेल p2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग hf जो है उसकी वॉल्यूम हो गई, तो नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, फिर इसके नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएंगे 2f, नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या हो जाएंगे 2f, ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। इसी तरह अगर तुम कैपिटल N टाइप के पार्टिकल्स लो, कैपिटल N पार्टिकल्स लो, ठीक है, और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम 3 रखो, आप N पार्टिकल्स लो और डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम 3 रखो, तो कैसे करोगे, पार्टिकल्स N है, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारी 3 है, तो इसका मतलब 6n जो हो गया वो तुम्हारा डायमेंशंस हो गया, ठीक है। अब ये चीज मुझे सॉल्व करके बताना, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका होमवर्क ठीक है, होमवर्क। मतलब मेरे पास कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 3 दिया है, ठीक है, हो जाएगा, डायमेंशंस बता दिया 6 है, इसी हिसाब से ही करना है, ठीक है।